अच्छा, लेकिन अगर आपने इन सबके नाम बदले, ठीक है, तो नाम बदलने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके पास में फाइनली वैल्यू जो भी आए वो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, फाइनली सबका सम 20 आना चाहिए। और इसके लिए फिर आपको एक छोटी सी टेबल का सहारा ले लेना चाहिए। वो टेबल आपको एक झटके में आपकी सही जगह तक पहुंचा देगी। अब वो क्या है, अगर आपने n1 की जगह पर वैल्यू डाली तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1, 2 प्लस x2, 3 प्लस x3, 4 प्लस x4, 5 प्लस x5 इज इक्वल टू 20। इसके मतलब ये कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अगर आपने यहां तक अलग करा तो आपके पास 5 कम करते 15 में से 4 गया, 11 में से 3 गया, 8 में से 2 गया, 6 में से 1 गया, 5। माने ये कि आपको जितने भी x1 x2 x3 x4 x5 चाहिए उन सबका सम फाइनली 5 आना चाहिए। ठीक है ना। तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं वो मैं आपके सामने बनाना चालू करता हूँ। राइट है। और जितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे वो मैं सारे के सारे x1 x2 x3 x4 और x5 सबके बनाऊंगा। x1 x2 x3 x4 x5 मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं वो बताता हूं। हो सकता है मैं x1 के नाम पे 0 लूं, इसके नाम पे 0, इसके नाम पे 0 और इसके नाम पे 5 ले लूं, मेरा काम बन जाएगा क्योंकि सबका सम 5 आ गया। जैसे ही सबका सम 5 आएगा ऑटोमेटिकली चीजें हम अरेंज कर लेंगे। हो सकता है कि मतलब मैं ये 0 0 0 ना ले रहा हूं और मैंने अगर देखा जाता लास्ट में 0 0 1 और इसे 4 कर डाला, ये भी चलेगा। ठीक है ना। तो अब आप में से कई लोग अपने आप ही समझ जाएंगे कि अगले नंबर पे मैं 2 3 कर सकता हूँ क्योंकि सम तो मुझे 5 ही चाहिए। तो 0 0 0 2 3 ये भी एक और तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में क्या 5, तो हम लोग सर एक और तरीके से कर सकते हैं 3 2, लेकिन 3 2 करते मैं अलाउड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे x4 और x5 बढ़ते क्रम में ही चाहिए, घटते क्रम में नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो मेरे लिए अगला नंबर जो होगा वो होगा 0 0 1। ठीक है ना। आप दोबारा 1 ले लो चलेगा, ये भी चलेगा 1 1 3। ठीक है ना भाई। तो कहने मतलब एक और अरेंजमेंट ऐसे हो गया। अब इसके सिवा अगर देखा जाए तो एक और अरेंजमेंट जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं वो ये कि सम 5 लाना है अगर, तो हमारे पास में वी हैव वन मोर वे ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है। और वो क्या है, वो ये है कि मैं इसे ऐसे लिखता हूं 0 0 1 2 2 से 0 0 1 2 2। तो कहना मतलब एक तरह का अरेंजमेंट यहां से भी हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके सिवा लास्ट और कोई अरेंजमेंट हो सकता है जिसके अंदर हमारे पास में और कहानी फैल जाए, बिल्कुल चलेगा। 0 फिर 1 1 1 और फिर 3, है ना, सॉरी 2। तो हमारे पास में एक अरेंजमेंट का तरीका ये भी है। अच्छा सर, ऐसा कर सकते हैं कि सर इसमें इधर की तरफ 1 ले लें फिर 2 ले लें मैंने 3, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। सर इसका सबका 1 1 1 1 1 1 1 ले लें। मैंने कहा अगर आपने ऐसा कर लिया, सपोज जैसे आपका अपने सबका 1 ले लिया, राइट, एक बार दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ऐसा है, तो n1 की वैल्यू में मतलब लास्ट ये वाली कैटेगरी पे विचार करके दिखा रहा हूँ। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 6 हो जाएगा, बराबर। ठीक है ना। अब हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास में इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट अगर हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, जरा जोड़ के देखिए ना, जरा इन सबको जोड़ो तो सही। 2 और 3 5 और 5 10 और 6 और 4 10। हाँ सर पॉसिबल है, पॉसिबल है। इसका मतलब ये कि ये भी सही चलेगा। ओके। हम्म। अच्छा, ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसी ये वैल्यूज बनेगी और आप ऐसा सम करके देख ले तो हाँ। अब ये इसके सिवा और कोई तरीका है क्या? नहीं, अब तो सर लास्ट में 1 आ गया, अब इसके सिवा कोई और तरीका नहीं है। इससे नीचे इसे और डाइल्यूट नहीं किया जाता। तो हमारे पास में टोटल अगर देखेंगे तो कितने अरेंजमेंट x1 x2 x3 x4 x5, या फिर यूं समझिए इनके वाया n1 n2 n3 n4 n5 को लेकर के हुए टोटल ये कितने अरेंजमेंट्स हैं? आप बोलोगे सर ये 7 अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है ना। तो आंसर विल बी 7 अरेंजमेंट्स। तो कहना था 7 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। ठीक है। अब मैं फिर भी एक बार के लिए और हो सकता है मैं 1 1 की जगह पे किसी और का ट्रायल करके दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए किसी ने मेरे से इसकी बात करी, तो मैं x1 की जगह 0 डालूंगा तो ये तो रह जाएगा 1, अगले की जगह 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 3, अगले की जगह 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 4, अगले की जगह 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 5, और लास्ट वाले के अंदर मैं 2 डालूंगा तो 5 + 2 = 7, 7 और 5 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। तो मतलब वापस से 20 बन रहा है। सही है ना। आप कितने भी तरीके लगा लीजिए लेकिन इनका क्रम का ख्याल रखना, फाइनली आपको 20 मिलेगा हर हालत में। तो मैं अगर कोई मेरे से पूछेगा इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, तो मैं बोलूंगा देयर आर 7 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट फिजिबल। ठीक है ना। ये तो हुआ एक और बहुत ही कमाल कैटेगरी का क्वेश्चन। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी पकड़ में आ रहा होगा, आया होगा, और इस तरह के कई और क्वेश्चंस पॉसिबल भी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी? तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह लेके चलता है चलिए देखिएगा। देखिए साहब, अगला क्वेश्चन जो हमारे को इस तरफ लेके जाएगा वो है ये।
हमारे को अगला क्वेश्चन दिखा रहा है कि n अपने आप में 2 या 2 से बड़ा एक इंटीजर है। ओके, अपने आप में देयर आर n डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल। हम हर पेयर को एंड जॉइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय अ लाइन सेगमेंट। हम हर दो पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ रहे हैं। कलर द लाइन जॉइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स बाय ब्लू एंड रेस्ट बाय रेड। इसको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैंने अपनी तरफ से ऐसे कोई 4 ही पॉइंट लिए, 4 पॉइंट से आपको एक आइडिया देता हूं। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट बाय ब्लू। ओके, तो पहले जो भी लगातार हैं, ये जैसे एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, इन्हें ब्लू कलर से भरना है। और बाकी और कैसे हो सकता है, ये भी एक पेयर हो सकता है, ये भी एक पेयर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 4 पॉइंट से 6 पेयर बनेंगे। ठीक है ना, तो उसमें से 4 तो ब्लू से बनेंगे और 2 रेड बनेंगे। अच्छा, आगे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द रेड एंड द ब्लू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको इससे पहले कि इस एग्जांपल के आगे लेके चलूं, मैं आपको पहले समझा दूं कि मुझे पॉइंट्स का नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं पता। ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से पहले ये ले लेता हूं कि मेरे पास में टोटल पॉइंट्स है n। ठीक है ना, तो मेरे से कोई पूछे कितने लाइन सेगमेंट बचते हैं, टोटल लाइन सेगमेंट NC2 बनेंगे। n में से कोई भी दो पॉइंट उठा लो, आप जैसे जोड़ोगे एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके उसमें NC2 लाइन सेगमेंट बनेंगे। अच्छा, अभी आपने 4 वाला पॉइंट देखा ना, मैं थोड़ी सी देर के लिए आपको एक 5 वाला और दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने 5 पॉइंट लिए, कोई भी सडनली कोई भी 5 पॉइंट लिए। अब मैं उनको बार बार से आउटलाइन को जोड़ता हूँ, तो जो भी मेरे एडजेसेंट होंगे उन्हें ब्लू से जोड़ूंगा। ठीक है ना, और जो बाकी बचे हुए होंगे उन्हें मैं रेड से जोड़ूंगा। अगर मैं रेड से जोड़ूंगा 1 2 3, ये तो रेड नहीं ले पाऊंगा। ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। अब इसे वापस ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा। और बाकी रेड जोड़ रहे थे जो अपन वापस रख देते हैं उसमें। अच्छा, जो भी नॉन एडजेसेंट है उन्हें हम लोग रेड से जोड़ते हैं, जैसे ये नॉन एडजेसेंट है। ठीक है ना, अब आप कमाल की बात देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने एक 4 पॉइंट का सेट बनाया था, उसमें ब्लू लाइंस जो थी ना वो 4 थी। अभी 5 पॉइंट लिए तो ब्लू लाइन कितनी है, 5। इसका मतलब ये कि अगर मैं n पॉइंट्स लूंगा कभी भी, तो नंबर ऑफ ब्लू लाइंस जो होंगी ना, जो एडजेसेंट पॉइंट से बनेगी, नंबर ऑफ ब्लू लाइंस जॉइनिंग एडजेसेंट पॉइंट्स इज इक्वल टू n होगी। वो 4 पॉइंट होंगे तो 4 ब्लू लाइंस बनती है, 5 होती है तो 5 बनेंगे। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ रेड लाइंस जो बनेंगे दैट विल बी NC2 माइनस n, वो ये बनेंगे, है ना। इफ द नंबर ऑफ द रेड लाइन एंड ब्लू लाइंस आर इक्वल। ठीक है ना, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि नंबर ऑफ ब्लू लाइंस इज इक्वल टू में नंबर ऑफ रेड लाइंस। और अगर ऐसा है तो मैं अपनी तरफ से इसको ऐसे भी देख सकता हूं कि मुझे क्वेश्चन में आपने दिया है NC2 माइनस n बराबर में nk है। इसका मतलब NC2 बराबर में 2n है। इसका मतलब n इंटू में n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर में 2n है। इसका मतलब n स्क्वायर माइनस n बराबर में 4n है। इसका मतलब n स्क्वायर माइनस में 5n बराबर 0 है। इसका मतलब n कॉमन लेकर पे n माइनस 5 बराबर 0 है। तो या तो n बराबर 0 है, जिसको मैं मना करूंगा, नेचुरल नंबर 0 नहीं होते, तो n बराबर 5। इसका मतलब ये कि वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। ये आंसर बन गया, क्वेश्चन फिनिश। सडनली इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने स्पीड अप किया ना, ऑब्वियसली बात है मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराने का लालच रख रहा हूं, तो मेरे हिसाब से मेरे को इस लालच को रखना चाहिए, ये आपके भले के लिए अच्छा है। ठीक है ना, तो हम चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि आप में से कोई स्टूडेंट अगर बिल्कुल सीरियसली अपनी तरफ से क्वेश्चन को देख रहा होगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा कि हम अपने क्वेश्चंस को बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा होगा, बेहतर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे को कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है साहब, लेट S1 IJ करके 3 एलिमेंट है सब, और 1 से लेकर के 10 के अंदर से हमारे को 3 एलिमेंट सर्च करने हैं, और इन्होंने कोई भी कंडीशन नहीं दी है। तो S1 में नो कंडीशन फॉर 3 नंबर्स। तो मतलब अगर मेरे को आई चुनना है तो मेरे को 10 में से कोई भी एक उठा लेना चाहिए, जे के लिए 10 में से कोई एक उठा लेना चाहिए, अगले के लिए 10 में से कोई एक उठा लेना चाहिए। माने S1 उठाने का मतलब हो जाएगा 1000। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 1
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 1 इज इक्वल टू 1000। माने n1 की वैल्यू 1000 है, माने ए ऑप्शन अपने आप में सही है। लेकिन क्योंकि आईटी एडवांस का एग्जामिनेशन है इसलिए मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, तो इससे आगे भी बढ़ना जरूरी है। अब S2 की बात करते हैं। S2 के लिए खास तौर पे आपको बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना पड़ेगा। I 1 से बड़ा या बराबर चलेगा, J+2 को हमेशा 10 करना है, माने J की वैल्यू जो होगी वो 8 से छोटी रहेगी, यही ध्यान रखना पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि I जो होगा वो हमेशा J+2 से छोटा होगा। हाँ, J+2 से छोटा होगा। ओके, अब जैसे मतलब मान लीजिए कि मैंने J की वैल्यू 1 ली, राइट, मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं J की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो इसका मतलब ये कि जो I होगा वो लेस देन, मैं उल्टा बोलता हूं, J की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना वो 8 या 8 से कम होगी, तो जिस दिन J की वैल्यू 8 होगी तो I लेस देन 10 होगा। तो इसका मतलब I लेस देन 10 होगा, और I में 1 से लेकर 10 तक के नंबर में से कोई भी उठा सकता हूँ, और 10 से छोटे अगर नंबर आप मेरे को उठाने को बोलोगे तो मेरे कहने का मतलब इसके लिए मेरे पास में 9 नंबर है, मेरे पास में 9 में से कोई भी एक नंबर उठा सकता हूँ, 10 से छोटा उठाना है। ये कब लिया मैंने, मैं वापस बोल देता हूँ, जब मैंने J की वैल्यू 8 ले ली था। अगर मैंने J की वैल्यू 7 ले ली, ठीक है ना, अगर मैंने J की वैल्यू 7 ले ली तो इस रिलेशन से I की वैल्यू 9 से छोटी लेनी है, और 9 से छोटे मेरे पास 8 नंबर है, उनमें से कोई भी एक चुन लूंगा, 9 में से एक, 8 में से एक, आप ऐसे सुन लें, ठीक है ना। अगला मैंने अगर I की जगह पर, सॉरी J की जगह पर अगर मैंने 6 ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 से छोटा हो जाएगा 7, 7 में से एक, 6 में से एक, 5 में से एक, ठीक है ना, फिर अगला 4 में से एक, फिर अगला 3 में से एक। अभी रुक जाता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, इसको समझते हैं। लास्ट क्या हो सकता है मेरे पास में, J की मिनिमम वैल्यू, J जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा रखना है, माने मैं J की मिनिमम वैल्यू 2 ले सकता हूँ, इससे नीचे नहीं जा सकता। ऐसा समझिएगा, ये रिलेशन भी तो एक रिलेशन है, और साथ में ये रिलेशन भी, I जो होगा वो हमेशा J+2 से छोटा होगा, और J+2 जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, माने J इज इक्वल टू 2 ले सकता हूँ। उस केस में I की वैल्यू जो होगी 4 से छोटी होगी, माने 3 में से कोई एक, है ना। J+2 इज ग्रेटर देन I, नहीं, मैं J की वैल्यू 2 भी ले सकता हूँ, 2+1, बिल्कुल सर। तो कहना मतलब मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42, 42 और 2 44 मेरे पास में नंबर ऑफ वेज है, मैंने 44 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख सकता हूं, मैंने मेरा N2 की वैल्यू 44 आने वाली है। बिल्कुल साहब, बी ऑप्शन अपने आप में सत्य साबित होगा। तो मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, रिपीट करने लायक क्वेश्चन है, अपने आप में दिमाग की बत्ती जला दे वाला टाइप का, दिमाग की बत्ती जला दे टाइप क्वेश्चन है भाई, बहुत लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा खैर, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिलहाल अपना अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर है, और ये 4 नंबर एक ही तरीके से अरेंज करने हैं, सबसे बड़ा L होना चाहिए। क्या करें सर? अब थर्ड पॉइंट सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास में टोटल सबके लिए 10 नंबर खोल दिए गए, तो मुझे 10 में से पहले कोई 4 नंबर चुनने दो, आप कोई से भी 4 आप चुन लो, कोई भी 4, कोई से भी 1 से लेकर 10 तक के नंबर में से कोई भी 4 नंबर चुन लो। एक बच्चे ने कहा सर मैं 10 चुन लेता हूँ, एक ने कहा मैं 7 चुन लेता हूँ, एक ने कहा मैं 3, और एक ने कहा मैं 1 चुन लेता हूँ, ठीक है। अब इन्हें आप ही को अरेंज करना है, इस तरह अरेंज करना है कि ये सारे नंबर में सबसे राइट वाला तो बड़ा हो, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद उससे छोटा है। इसके सिवा किसी और तरीके से अरेंज नहीं करना। मैंने इन्हें अरेंज करने का कितना तरीका है, एक चुनो आप, पहले आपने 10 में से कोई एक नंबर चुना और उसको एक ही तरीके से अरेंज करना है। कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट टू लेफ्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट से लेफ्ट तक आते समय गिरता जाना चाहिए और छोटा हो जाना चाहिए। चुनना आपके हिस्से में, आप कैसे भी चुन लो, जैसा आपके दिमाग में आ गया 2 4 5 6, मान लो चुना आपने, तो आपको इसी तरीके से रखना है, 6 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 2। इसके सिवा आपने इसको हिला दिया ना तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3 इज इक्वल टू 10C4, माने 10 9 8 7 डिवाइड बाई 4 3 2 1, ठीक है ना। 4 दूनी 8, ये कैंसिल आउट करो, 3 से गया 3, मतलब आंसर हो जाएगा 210। सही है, तो 210 होने की वजह से सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ओके चलो, ये हमारा N3 आ गया।
अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है आईजेकेएल अपने आप में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1 से लेकर के 10 तक में। हाँ चलेगा, 1 से लेकर के 10 तक में अगर आपको कुछ 4 एलिमेंट चुनने हैं वो डिस्टिंक्ट है, तो पिछले वाले में और इसमें क्या फर्क है? पिछले वाले में आप उन्हें एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसमें आप कैसे भी अरेंज करो, इससे कोई मतलब नहीं, आप तो 4 चुन के ले आओ, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये कि आपकी बार आंसर है 10C4। आप उन्हें चुन लाए, चुनने के बाद उन्हें 4 डब्बों में भरना है, और 4 डब्बों में भरने का तरीका 4 फैक्टोरियल। और अगर ऐसा है तो आप इसे समझ जाइए, ये लिखा है 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, मैंने 10P4 लिखा है। इसका मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, राइट। 10 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, ये देखो 10 9 8 7। अच्छा, और ये कह रहा है N4 डिवाइड बाई 12 इतना है, चलो इसको डिवाइड बाई 12 भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो डिवाइड बाई 12 करने की वजह से 3 3 तिया 9 3 चौक 12, 4 से क्या 2 बार, 7 दूनी 14 तिया 42, 420 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब ये कि अगर किसी ने n, ये जो भी हमारा आंसर है ये N4 है, N4 को अगर 12 से डिवाइड किया तो 420 आंसर आएगा, और ये 100% सही जवाब है। मैंने डी ऑप्शन भी अपने आप में सही है, सिर्फ एक सी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, अदरवाइज आंसर तो हिसाब से देखा जाए तो हमारे, ठीक है ना, आंसर अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो हमारे हिसाब से तो सारे आंसर्स में से सिर्फ बी को छोड़ करके, है ना, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट, सॉरी बी नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर देखा तो बी को छोड़ करके सारे स्टेटमेंट सही है भाई, सी को छोड़ करके सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, मतलब ये कि एक इकलौता सी ऑप्शन ही है जो कि गलत है, ठीक है ना। चलिए साहब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ फाइट मारना चालू करते हैं। अगर आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिख रहा है, अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिख रहा है साहब, फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है, एक अपने को क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन में आप एंटर कर रहे हैं तो आपको एंटर करने से पहले एक चीज का आइडिया पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो मॉडुलस का क्वेश्चन है ना भाई। और अगर मॉडुलस का क्वेश्चन है तो अपनी तरह से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा सुंदर दिखते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है थोड़ा सा हम लोगों के लिए ज्यादा टची क्वेश्चन है, शायद हम लोग इसे निभा पाएंगे सर, चलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तब भी चलेगा। देखिए साहब मॉडुलस किसके पास है, x² - 1 के पास, तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि इसे दो केस में बदल लें, या तो x² - 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है ना, या फिर आप उसे लेस देन इक्वल टू 0 कर दो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, दोनों में से किस तरफ लेके जाना चाहते हैं चलेगा, दोनों तरफ से चलेगा, ठीक है ना भाई। हाँ अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, आपने इसे ग्रेटर देन 0 करा, या x² - 1 को लेस देन 0 करा, और आपने x² - 1 को इक्वल टू 0 करा, आप तीन इससे कर लो, मैं तो कहता हूँ। अब मैं आपके सामने तीनों को डील करके दिखाता हूं। अगर आपने इसे पॉजिटिव मान लिया तो इसका मतलब आपने x - 1 इंटू में x+1 को ग्रेटर देन 0 माना, ये आपका पहला सोच है। आप इसे केस 1 बोल रहे हैं, लेकिन ये आपकी पहली सोच कि ऐसा होता तो क्या करता, ठीक है ना। मैंने आपका भाला 1 से बड़ा यूनियन x की वैल्यू -1 से छोटी, ठीक है ना भाई। सबसे पहले अपन इस पे फाइट मारते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो अंदर वाला पॉजिटिव खोलेगा तो 3x² होगा भाई, अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे आप देखेंगे ना, ये 3x² है, माइनस ऑफ 4 टाइम्स इसे x² - 1 ही कॉपी करूंगा, और प्लस में x - 1 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस का x² प्लस x, और यहां से कॉपी होगा 4 - 1 प्लस का 3 बराबर 0। इसका मतलब x² - x - 3 बराबर 0। अगर आप इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो शायद ये नहीं टूटेगा आसानी से, ठीक है ना। तो मैं अपनी तरफ से इसका आंसर लिखूंगा 1 ± √1 + 12 डिवाइड बाई 2, माने ये हो जाएगा 1 + √13/2, और एक तरफ से हो जाएगा 1 - √13/2। लेकिन आपको आंसर वही चुनना है जो 1 से बड़ा हो, जो कि ये है, और वही चुनना है जो 1 से छोटा हो, जो कि ये है। माने आपके दो आंसर तो यहां से मिल गए भाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि आपके दोनों रूट जो है वो इसमें लाई करते हैं, ठीक है, वो दोनों, ये दोनों के दोनों रूट इन वैल्यूज में आते हैं, मतलब दो रूट तो यहां से मिल गए आपको, ठीक है, तो दो रूट्स तो इसके गिन लेना, ठीक है। अब आप इस पर आ जाओ, आपने इसे क्रैक किया, x - 1 x+1 इज लेस देन 0, भाला फंक्शन की ओर है, x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में फंस गई। अब आप चले आगे, आपने कहा आने दो भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन में हमारे को दिख रहा है 3x², और क्योंकि आपने इसे नेगेटिव बोल दिया तो अब आप इसकी जगह पे माइनस कॉपी करोगे, तो प्लस का 4x² - 1 प्लस x - 1 बराबर 0 कॉपी होगा, तो यहां से देखा 7x² प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर आपने निकाली तो x की वैल्यू निकल जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1, 7 चौक 28, 28 इंटू 5 40, 140 डिवाइड बाई 14
तो अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा कुछ अजीब सा आंसर। एक हो जाएगा अंडर रूट 141 माइनस 1 डिवाइड बाई 14 और एक हो जाएगा अंडर रूट 141 प्लस 1 बाहर की तरफ माइनस डिवाइड बाई 14, है ना, है ना, हाँ। और अंडर रूट 140 का मतलब हो जाएगा तकरीबन 11, है ना, तकरीबन 11। तो ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 11/14 है। 11/14 जो होगा वो 1 से -1 के बीच में आता है, माने ये वाला आंसर आपके रूट में काउंट होगा। और जबकि इस वाले आंसर की अगर बात करी जाए तो ये हो जाएगा तकरीबन 12/14, ये भी -1 से छोटा है। इसका मतलब दोनों ही आंसर यहां से बराबर है, ठीक है, बोथ रूट्स करेक्ट। तो इसका मतलब इधर से भी 2 रूट, इधर से भी 2 रूट। अच्छा, जिस दिन ये इक्वल टू 0 हो जाएगा उस दिन क्या होगा? जिस दिन ये इक्वल टू 0 हो जाएगा 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 बनेगा। x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 13 माइनस 1/2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस का रूट 13 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और इधर से x के आंसर आ रहे हैं 1 और -1, जो कि ये नहीं है। इसका मतलब ये कि हमारे पास दो आंसर यहां से और 2 आंसर यहां से। फाइनली अगर देखा जाए तो हमारे पास में टोटल 4 रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है ना साहब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अपने पास में एक अच्छा क्वेश्चन बना और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में एडवांस में आया हुआ है, मतलब टैग भी जबरदस्त है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कई लोग जो कहते हैं कि मतलब मॉडुलस वगैरह के क्वेश्चन में करके जाऊं या नहीं जाऊं, क्या होगा मेरे पास में, तो क्वेश्चन बन सकते हैं, फिजिबल क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे को किस तरफ लेके जाएगा, जरा जल्दी से देख लेते हैं क्या हमारे लिए क्वेश्चन में लिखा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए साहब, अपना अगला क्वेश्चन हमारे को लेके जाने वाला है कहां पर। क्वेश्चन में दिख रहा है साहब, ए और बी जो है वो अपने आप में डिनोट करते हैं रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 20x माइनस 20 और सी और डी जो है वो अपने आप में रूट्स हैं x² माइनस 20x प्लस 20 के। देन द वैल्यू ऑफ ए सी माइनस ए सी। ओहो, बड़ा भयानक सा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये दो इक्वेशंस अपने को याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, इसी में ही आगे कैसे चलते हैं, प्रोपोगेट क्या करना है। देखो साहब, ऐसा है कि जब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा तो पहला जो मेरे को जो वो दे रखी है क्वेश्चन है ना, वो दे रखी है x² प्लस में 20x माइनस 20 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स बताए जा रहे हैं, वो बताए जा रहे हैं ए और बी। और यहाँ देखिए x² माइनस में 20x प्लस में 20 इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताए जा रहे हैं, वो बताए जा रहे हैं सी और डी। ओके, अब यहां से अगर a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो -20 आएगी और a इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 20 आएगी। यहाँ से c प्लस b की जो वैल्यू आएगी दैट इज 20 और यहाँ से c इंटू डी की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 20। ठीक है ना भाई, ये बात भी सही है, c इंटू डी की वैल्यू निकल जाएगी 20। अच्छा, अब मेरे पास में दो रूट्स को लेकर के दो बातें पड़ी। तब तक जो एक्सप्रेशन मुझसे मांगा जा रहा है उसे जरा खोलिए आप। a² c माइनस में ac² प्लस में a² d माइनस में ad² प्लस b² c माइनस में bc² प्लस में b² d माइनस में bd²। ऐसा कुछ मुझे एक्सप्रेशन दिख रहा है जो मुझसे मांगा जा रहा है, ठीक है ना भाई। अच्छा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, a², वो है c प्लस d छोड़ेगा। अच्छा, इन दोनों में से फिर से b² कॉमन आ सकता है, तो b² कॉमन आने के बाद अंदर c प्लस d छोड़ेगा। तो मैंने 4 को तो किनारे कर लिया, अब रह गए ये दो, राइट है। अब अगर भाई इनकी चर्चा करी जाए, जो हमारे पास में जो दो जने रह गए ना, तो अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कुछ कहानी में और ही निकलेगा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस ए, अंदर बच रहा है c² प्लस d², राइट है। अब मुश्किल से जो दो जने बचे वो ये, उनमें से माइनस बी कॉमन आ गया, अंदर की तरफ c² प्लस d² बचेगा। अच्छा, इन दोनों में से फिर से c प्लस d कॉमन आ रहा है और अंदर की तरफ a² प्लस b² बच रहा है। इन दोनों में से c² प्लस d² कॉमन आ रहा है, अंदर a प्लस b बच रहा है, बराबर, राइट। जो बच रहा है वो बहुत बढ़िया है, c प्लस डी की जगह c प्लस डी कीजिएगा और a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी सॉरी a² प्लस b² को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b लिख लेता हूँ, ठीक है ना, जो कि लिखना फिजिबल है। और माइनस में a प्लस बी को a प्लस बी लिख लेते हैं और इसे लिख लेते हैं c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। अच्छा, अब क्या है, c प्लस डी की जगह c प्लस डी लिख लेते हैं। a प्लस बी 20 है, तो इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400,
माइनस 2ab का मतलब हो जाएगा प्लस इनका डबल इज 40, ठीक है, इसे साइड कर देते हैं। अच्छा, c प्लस डी की जगह मेरे पास 20 है, तो मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ माइनस। अब जो दूसरी साइड में है उसको कैसे लिखना है, a प्लस बी की जगह मैं लिख लेता हूँ माइनस का 20, तो प्लस का 20 यहाँ हो जाएगा, और c प्लस डी का होल स्क्वायर इज 20, उसका स्क्वायर इज 400, माइनस में 2cd का डबल, तो माइनस का 40, ठीक है। थोड़ा गंदा सा दिखने वाली चीजें दिख रही हैं, जो कि अपने आप में सही भी है और गलत भी है। c प्लस डी और दोनों की वैल्यू 20 आना अच्छा है, तो 20 तो कॉमन ही आ गया, और यहां से आएगा 4, 4, 4, 0, और यहां से आएगा माइनस का 3640। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पर जाकर के बात अटक गई है, ठीक है ना। जो कि हमारे पास में कैलकुलेटिव वाइज देखा जाए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 800 है, तो 20 इंटू में 800 बोले तो मेरे को लगता है कि आंसर हमारा 1600 होगा, ठीक है ना। तो 16,000, सॉरी, तो आंसर विल बी 16,000 हमारी तरफ से, मेरी तरफ से तो आंसर अगर देखा जाए तो 16,000 है। एक मिनट, 16,000 हमारे आंसर्स में भी था क्या कहीं पे? तो अगर आंसर्स की बात करी जाए तो आंसर है साहब डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है ना, दिल्ली वाला, तो मतलब 16,000 आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अभी तक एडवांस वाले क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा पहले के क्वेश्चन से ज्यादा एक्सपेंशंस वाले हैं, ठीक है ना। ऐसा डराने वाले क्वेश्चन नहीं लग रहे, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कुछ हो रहा हो जिसके अंदर मतलब फिजिबिलिटी ही नहीं है यार, मतलब करेगा कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट, ऐसा नहीं फील आ रही। मतलब लग रहा है कि हाँ, एक स्टूडेंट थोड़ा फाइट मारेगा तो दिख जाएगा, कर भी सकता है, क्वेश्चन डुएबल है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन जो है वो डुएबल है, इसलिए मैं अपनी तरफ से तो बराबर इसको फुल मार्क्स दूंगा कि भाई आप एक स्टूडेंट के तौर पे कर सकते हैं, और आंसर 16,000 आना बराबर है, सही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है साहब। लेट p and q be integers and alpha and beta are the roots of this। अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं है, n की वैल्यू 1 2 से लेकर के 0 1 2 3 से लेकर कुछ भी हो सकती है, an अपने आप में इतना सुंदर है, और p अल्फा पावर n और बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है भाई, इतनी दूर तक की बातें अपने को कहां बर्दाश्त होती हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अब चलो आया है तो क्वेश्चन को टॉलरेट कर लेंगे, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हमने किया है आगे भी, तो ये वाला क्वेश्चन भी टॉलरेट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है ना, उसके ऊपर नजर रखना हमारी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं साहब, छोटा करके। अल्फा बीटा अपने आप में इसकी इक्वेशन के रूट्स हैं, किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। जब भी इस तरह की इक्वेशन दे रखी है ये, तो पहले से ही मैं एक बार अल्फा सेटिस्फाई करा लेता हूं, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 बराबर 0, तो आई एक्सपेक्ट कि अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस 1, एंड अगर मैं बीटा रखता हूं तो बीटा का स्क्वायर बराबर बीटा प्लस 1, ऐसा आने वाले टाइम में स्ट्राइक कर जाएगा अपने आप। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर एंटर भी तो करना है, ए एन बराबर में इतना, तो ए 12 बराबर कितना। अब क्वेश्चन के अंदर अब जब हम लोग एंटर करेंगे ना, तो हमसे क्वेश्चन वाला क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन वाला क्या चीज की डिमांड कर रहा है, वो मतलब मैटर करता है। अब क्वेश्चन में जैसे जिसके ऊपर अपन लोगों ने बॉक्स लगाया ना, अगर हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे तब हमारे को कुछ चीजों के बारे में आइडिया पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा मतलब सोच समझ के चले, है ना, कैसे सोच समझ के चले वो बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे सोचना है वो बता रहा हूं। आप अगर देखें ना तो ऑप्शन से सोचिएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। हम एक साथ में सब नहीं उठा सकते, हम कोई एक उठाते हैं, और जो भी सबसे लाइट होगा उसको उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कैसे उठाऊंगा, क्या उठाऊंगा, वो सिखाता हूं। देखो, मान लीजिए जैसे मैंने बी ऑप्शन के ऊपर बात करनी चाहिए, तो ये a11 प्लस a10 जरूर है, लेकिन मैं इस पे बात यूं नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा an प्लस 1 और an के सम के बारे में। अच्छा, अगर मान लो मेरे को यही ऑप्शन इस जगह पे नहीं उठा करके ये वाला उठाना होता, तो मैं बात करता an प्लस 1 माइनस an के बारे में। तो मैं अपनी तरफ से कोई भी एक ऑप्शन उठाऊंगा और सोचना चालू करूंगा। कैसे सोचूंगा बताता हूं। जैसे an क्या चीज है, an क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली p अल्फा पावर n प्लस q बीटा पावर n है, प्लस an प्लस 1 क्या चीज है, p अल्फा पावर n प्लस 1 और q बीटा पावर n प्लस 1 है ना। अच्छा, अब इन दोनों में से अगर देखा जाए तो हम p अल्फा पावर n कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से अल्फा बचेगा और पास वाले से 1 बचेगा। अच्छा, यहां इन दोनों से देखा जाए तो q बीटा पावर n कॉमन आ सकता है,
यहाँ पे बीटा प्लस 1 बचेगा। अच्छा, p अल्फा पावर n ठीक है, इसकी जगह पर मैं अल्फा स्क्वायर कॉमन अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और q बीटा पावर n की ठीक है, और मैं इसकी जगह बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहां से देखा जाए p अल्फा की पावर n प्लस 2, और यहां से देखा जाए तो q बीटा की पावर n प्लस 2 बन रही है। सही है, बढ़िया। अच्छा, अब एडवांस के अंदर हम इस तरह के माहौल पे बहुत कॉमनली बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मेरे को किसी ने कहा p अल्फा की पावर n q बीटा की पावर n का मतलब an है। इसका यूज हो चुका है, तो इसको लेकर कोई वो नहीं रहा कि ये an है, ये लाइन ये कह रही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, p अल्फा की पावर n प्लस 2 और q बीटा की पावर n प्लस 2 क्या होगा? अगर सोचो कि यहां पर n है और यहां पे n है, तो यहाँ n है। अगर यहाँ n प्लस 2 और यहाँ पे भी n प्लस 2 कर दोगे तो यहाँ an प्लस 2 भी आ जाएगा ना? हाँ, आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे an प्लस 2 कर देते हैं। लेकिन क्या आया? an प्लस 1 प्लस an की वैल्यू an प्लस 2 आ गई। इसका क्या मतलब है? आप n की जगह जरा सा 10 रखिए, तो ये हो जाएगा a11 प्लस a10 बराबर a12। इसका मतलब a12 किसके बराबर है? a12 बी ऑप्शन के बराबर है। एकदम सही जवाब है ये। हाँ, तो इसका मतलब इसका आंसर बी हो गया, बॉम्बे। और ये बहुत गुड। अब तो मैं आप मेरे से सुनते ही रहेंगे, ठीक है? वापस अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, गुड क्वेश्चन, ठीक है ना? नॉट डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल वेरी डिफिकल्ट, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा और फटाफट होने वाला क्वेश्चन है। चलो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि अपने को पता रहेगी भाई हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में किस तरफ प्रोपोगेट कर रहे हैं। रेडी? तो चलो साहब, अगला क्वेश्चन जो हमारे मतलब हमारे पटल पे आ रहा है वो साफ दिख रहा है। एस अपने आप में सेट है सभी नॉन जीरो नंबर्स का, है ना, अल्फा का मतलब, और आगे बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इन्वॉल्व कर रखी है इन्होंने, और उसके दो रूट दे रखे हैं, ठीक है ना? अब जो भी दो रूट दिए हैं उनके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते हैं। एस अपने आप में सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा such that the quadratic equation alpha x square minus x plus alpha equal to 0 has two real distinct roots x1 and x2 जो कि satisfy करते हैं mod x minus x1 minus x2 less than 1 को, then which of the following interval is a subset of s? माने हमारे आंसर को अगर हम s में डाल दें तो इनमें से कौन s में आ जाएगा? ठीक है सब। अब एक और बात पक्की हो गई कि हम लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सी? दो तीन छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। एक, हमारा जो भी इक्वेशन है उसके रूट्स का नाम x1 x2 है। अच्छा, उससे क्या क्लियर हो जाएगा सर? देखो, उससे अगर देखा जाए तो क्लियर ये हो रहा है कि पहली तो इक्वेशन हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं x1 और x2, ठीक है। अच्छा, साथ में हमें ये भी पता है दोनों रूट्स का सम इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा है, और दूसरी तरफ दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 1 है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर आप मुझे x1 माइनस x2 को लेस देन 1 करने को कहोगे तो मैं कुछ सोचूंगा। कैसे लाओगे सर? मुझे पता है, इसको मैं अंडररूट में x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2 कह सकता, 4x1 x2 कह सकता हूं, ठीक है ना, इज लेस देन 1 कह सकता हूं। बिल्कुल कह सकते हो सर। अगर कह सकता हूं तो आप ये भी बुरा मत मानिए कि फिर मैं x1 x2 की जगह 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर सिर्फ 4 सोचूंगा। ये 4x1 x2 है, लेट मी क्लियर इट। 4x1 x2 माने 4 into 1 इज लेस देन 1, माने अगर ढंग से देखा जाए तो 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 1। देखो, आप मेरा दांत ख्याल है इसको समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस साइड धकेला जा रहा है, ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको लेकर के किसी भी तरह की कोई परेशानी रखेंगे। एक बात, अच्छा, ये सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ओके। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं, ठीक है ना, तो मेरे को ये पता चलता है 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज लेस देन अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। सबको उस साइड ले गया, ठीक है ना? और अगर मैं सबको उस साइड लेके जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये सब कुछ मुझे कहां पहुंचा रहा है, अंडर रूट 5 अल्फा माइनस 1
√5 अल्फा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 की और पहुंचा रहा है, जो कि कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन इससे हमको एक हालात का पता चल गया कि अल्फा अपने आप में 1/√5 से बड़ा है, यूनियन अल्फा अपने आप में -1/√5 से छोटा है। दो चीजें और क्लियरली मेंशन हो गई, हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब रूट्स भी रियल है, ये भी हमारे को अच्छे से पता है, याद है ना। दोनों रूट्स जो भी है ना, वो दोनों के दोनों रियल रूट्स हैं। अभी तक तो हमने जो जो दिया हम तो उस भाव में चल लेते गए, अब दूसरी साइड पे चलते हैं। रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, ठीक है ना। अब क्योंकि रूट्स रियल हैं तो इसका मतलब सामने वाले का डी भी ग्रेटर देन 0 होगा, और डिस्टिंक्ट है इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसका d ग्रेटर देन 0 की बात करता हूं तो इसका d -1 का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू अल्फा ग्रेटर देन 0, माने 4 अल्फा स्क्वायर -1 इज लेस देन 0, माने 2 अल्फा -1 इंटू में 2 अल्फा प्लस 1 इज लेस देन 0। पहला फंक्शन की ओर, इसका मतलब 1/2 और -1/2 के बीच ही फंस गया, ठीक है ना। अब मेरे पास में एक रियल डिस्टिंक्ट रूट से आंसर आ रहा है, एक मॉड x -1 x2 से भी आ रहा है, तो मैं इसको और इसको मिला के अगर मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है नंबर लाइन पे ये कह रहा है -1/2 और 1/2 के बीच में आंसर लाओ, और ये वाली पार्टी दूसरी पार्टी कह रही है कि वो 1/√5, ऑब्वियस सी बात है वो इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। 1/√5 यहां पड़ेगा और माइनस का 1/√5 यहां पड़ेगा, ठीक है। 1/√5 से बड़ा आंसर और इससे छोटा आंसर लाना है। फाइनली मेरी तरफ से आंसर जो होगा अल्फा बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर के -1/√5 यूनियन 1/√5 से लेकर के 1/2 तक ही जाएगा। और अगर ऐसा है तो कोई आंसर है जो कि इसका सबसेट है, एक तो डी इसका सबसेट है और दूसरा ए इसका सबसेट है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहां से तो साफ देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो भी आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने आप में पहले दो तो दिख रहे हैं। अब लेकिन क्या सिर्फ पहले दो ही है? मैं आपको बता दूं मेरा आंसर क्या क्या आया है। मेरा आंसर आ रहा है 1/√5 से लेकर के 1/2 तक, ये सारे मेरे आंसर हैं। और दूसरा आंसर आ रहा है माइनस का 1/√5 से लेकर के माइनस के 1/2 तक। और अभी तक इसमें ये वाला आंसर भी है और ये वाला आंसर भी, मतलब मेरे पास में दो आंसर तो मैच कर रहे हैं, है ना। इसके सिवा अगर देखा तो बाकी बचे दोनों आंसर 0 से लेकर 1/√5 को मैं नहीं ले पाऊंगा, इसको भी मैं नहीं ले पाऊंगा। तो कहना मतलब अभी तक तो सिर्फ मेरे पास में कौन से आंसर हैं, सिर्फ ए और डी ऑप्शन ही मेरे लिए सही आंसर है। आप यहां से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जो है अपने वर्थ वैल्यू है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्वेश्चन इजीली डुएबल क्वेश्चन था और करने योग्य क्वेश्चन था, किया होगा स्टूडेंट्स लोगों ने बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन को करते समय पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन फेस करे बच्चे ने फेस करी होगी। तो अपने हिसाब से ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब अपने सामने आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि साफ बता रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉग। अब यहां पे ये जो लॉग है ना, ये बेस में 3 है, लेट मी करेक्ट, ठीक है। ऐसा ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, 3 की पावर y1 प्लस में 3 की पावर y2 प्लस में 3 की पावर y3, जहां पे y1 y2 y3 जो है वो अपने आप में रियल नंबर्स हैं। y1 प्लस y2 प्लस y3 के सम जो दे रखा है वो 9 दे रखा है। m अपने आप में इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस है। अच्छा, माने हमारी पूरी कहानी में दो आदमी हैं, एक है कैपिटल M और एक स्मॉल m। ये जो है उसका इसी का ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल है ना। अच्छा, और ये जो है इसका मिनिमम पॉसिबल है। x1 x2 x3 जो है वो अपने आप पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और x1 x2 x3 जो है वो, अच्छा यहाँ पे x1 x2 x3 जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जबकि y1 y2 y3 सिर्फ रियल नंबर है। माने पॉजिटिव से इनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक इनका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे है वो समझाता हूं। क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है और बहुत हद तक मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन को या तो हम मैक्सिमम मिनिमम या डिवाइड इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बना करके रेंज निकालो, या तीसरा तरीका है एएमजीएम का यूज करो। और यहाँ एएमजीएम बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। अगर मैं इसे थोड़ा छोटा करके साइड में इन तीनों को मिला करके देखता हूं तो मुझे कुछ 3 की पावर y1
3 की पावर y2 3 की पावर y3 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर y1 3 की पावर y2 3 की पावर y3 की होल पावर 1/3 आता दिख रहा है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आराम से सोचा जा सकता है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसे मैं थोड़ा और अगर आगे बढ़ाता हूं तो 3 की पावर y1, ठीक है ना, प्लस के अंदर यहाँ पे देखा जाए 3 की पावर y2 प्लस में देखा जाए 3 की पावर y3 इज ग्रेटर देन, 3 को उधर ही बैठा देता हूँ, 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल पावर में 1/3 बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा और धक्का लगाते हैं, 3 की पावर y1 3 की पावर y2 प्लस में 3 की पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये जो लिखा है ये 9 दे रखा है, सरकार ने ये दे रखा है, देखो ठीक है ना, इसे पढ़ते समय पे क्लिक कर गया था कि 9 हो जाएगा, तो 3 की पावर 9 की पावर 1/3 कैंसिल आउट करके 3 यहाँ छोड़ देते हैं, तो फाइनली भी अगर देखेंगे तो 3 की पावर y1 प्लस प्लस यहाँ प्लस 3 की पावर y2 प्लस में 3 की पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 4 बन जाएगा। फिर क्या करोगे सर? फिर इसके बाहर मैं log बेस 3 को बैठाऊंगा। क्वेश्चन है क्योंकि log बेस 3 बोला है, अब क्वेश्चन है क्योंकि log बेस 3 बोला है तो मैं भी अपनी तरफ से यूज तो करूंगा ही करूंगा, तो मैंने log बेस 3 दोनों तरफ लगा दिया, तो 3 की पावर y1 3 की पावर y2 3 की पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि बेस log में 1 से बड़ा है तो कहानी में फर्क नहीं पड़ा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, क्योंकि ये 4 से बड़ा है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है, इसका मतलब स्मॉल m की वैल्यू 4 आ गई, एक साइड साइड हो जाओ, इसको तो हटा दो। चलो, एक मेरा एक चरण पूरा हुआ कहानी का, ठीक है ना, मतलब जैसे ही मैंने यहां तक निकाला मेरा फर्स्ट पार्ट डन, m की वैल्यू 4 आ गई है, स्मॉल m की वैल्यू 4 आ गई, अपन दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ना चालू करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे को क्या कह रहा है, ये मैं वापस याद दिला दूं, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा रहा हूं। क्वेश्चन में तो देख रहे हैं x1 x2 x3 का सम 9 है ना, और हमारे को इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और कहानी में am gm भी लगाना है साथ में। आपके पास में अगर मैं आपको बोलूं कि x1 x2 x3 करके मेरे पास में 3 जने हैं, इन पे मैं am gm लगा रहा हूं, तो आप बोलोगे कि सर फिर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट की होल पावर 1/3 करनी चाहिए। मैं कहूंगा हाँ, लेकिन फिर मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगा कि इसका मतलब x1 x2 x3 की होल पावर 1/3 इज लेस देन इक्वल टू इस सब की जगह पर 9/3, तो 9/3 से कैंसिल आउट करके 3, तो फाइनली ये देखा जाए तो x1 x2 x3 इज लेस देन इक्वल टू 27 भी कहा जा सकता है। कहा जा सकता है सर, इसमें क्या है? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मैं लॉग ले लेता हूं दोनों तरफ, तो लॉग x1 बेस 3 लॉग x2 बेस 3 और यहां ले लेता हूं लॉग x3 बेस 3। बेस 3 आपको समझ में आ गया, बेस 3 क्यों? क्योंकि कहानी में बेस 3 ही तो है, इज लेस देन इक्वल टू में यहां पे भी लॉग बेस 3 होगा सर, फिर तो ये 3 से छोटा आ जाएगा। एग्जैक्टली अब आप में से कई लोगों को एक बढ़िया चीज जो समझ में आ रही होगी वो ये कि क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो आपके पास में जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है, कैपिटल एम की जो वैल्यू आने वाली है, देखो सोचो ये सब क्या है, 3 या 3 से छोटा, माने मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, इसका मतलब कैपिटल एम बराबर 3 हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ो, अगले ने पार्ट नंबर 3 दिया है, कहता है लॉग बेस में 2 और स्मॉल वैल्यू का क्यूब प्लस में लॉग बेस में 2 और कैपिटल वैल्यू का स्क्वायर, लॉग बेस में 2 और स्मॉल वैल्यू 3 का क्यूब और प्लस में यहां दे रखा लॉग बेस में 2 और कैपिटल 4 का स्क्वायर, मतलब यहां से हो जाएगा लॉग 16 बेस 2, बोले तो 16 बेस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 27 बेस, ओके, और दोनों के अंदर एक में 3 दे रखा है बीस में, यहाँ 3 होगा, तो यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, है ना है ना है ना है ना, और कैपिटल एम, अब ये मुझसे गलती होने वाली थी जो कि मेरे से बच गई, लॉग बेस में 2 और स्मॉल एम हो जाएगा 4 का क्यूब और यहां से हो जाएगा लॉग बेस में 3 और जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो एक साइड इस पार्टी का तो आंसर ही 2 आ गया प्लस, और ये अपने आप में 2 की पावर 6 है, माने इसका आंसर 6 हो गया। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर जब हमारा आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, आंसर आ गया 8, है ना, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, नॉट बैड, एएमजीएम का सुंदर प्रश्न है, अपने आप में करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक चीज, अब ये देखो इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपका काफी हद तक हीमोग्लोबिन का लेवल ही अलग कर देंगे, उससे आपको एक बात की फीलिंग आ जाएगी कि अरे यार मैं क्वेश्चन में किस लेवल के क्वेश्चन सोचता हूं और किस लेवल के क्वेश्चन मुझे दिए जा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन किस लेवल पे जाकर के वो मेरे से पूछ रहा है,
ठीक है ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को जरूर 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 देख के जाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा आपको फाइनली। ठीक है ना, आपके लिए छोटा क्वेश्चन जरूर है लेकिन देखने लायक क्वेश्चन है, अपने आप में करने लायक क्वेश्चन है कि इसको करना कैसे है। तो अब आपने ये वाला क्वेश्चन होते देख लिया तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोग में हिम्मत आ जाएगी कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करूंगा, है ना। चलिए सब, अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप अपना अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो मैं अपनी तरफ से साइड्स मान लेता हूं, लेट साइड्स आर a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तीन साइड्स है, मैंने इनको ही मान लिया। अच्छा, अब सामने वाला एक और चीज भी कह रहा है कि अगर ट्राइंगल का एरिया 24 है, ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। जो साइड्स जो दे रखी है ना, अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल की है। अगर कोई भी चीज राइट एंगल ट्राइंगल में है तो एक और फैक्ट भी ध्यान देने वाला होता है, वो ये कि किन्हीं दो का स्क्वायर का सम जो होता है तीसरे के बराबर, माने पाइथागोरस का भी यूज हो सकता है ना। हाँ, अब किसके पाइथागोरस लगाएंगे, जो सबसे बड़ी साइड है, ठीक है ना। अपन मान लेते हैं ये है लॉन्गेस्ट, तो हमको पता होना चाहिए कि इसका अंदर लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज हो गया। इसका मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस डी का होल स्क्वायर होगा। ये a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस में a स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बनाएगा। अब देखो साहब, a के स्क्वायर यहां से कम करो, डी स्क्वायर यहां से कम करो, फाइनली हमारे पास में बचेगा a स्क्वायर माइनस में 4ad इक्वल टू 0। a कॉमन लेने पर a माइनस 4d बराबर 0 बनेगा। तो या तो a बराबर 0 होगा जो कि फिजिबल नहीं है, और दूसरा a इक्वल टू 4d होगा जो कि फिजिबल है। इसका मतलब ये है कि हम दोबारा बोल सकते हैं कि जो साइड्स हैं, अगर मैं a की जगह 4d ले रहा हूं तो 3d और फिर 4d फिर 5d है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अपने वो साइड से आ गई। अब दूसरी चीज, अगर मेरे पास साइड्स आ गई तो क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे बड़ी साइड 5d होगी, ये 3d ये 4d ले लेते हैं। इसका मतलब जो एरिया होगा वो हाफ बेस इनटू हाइट से आ जाएगा और वो 24 होगा। और अगर ऐसा है तो मैं ये जैसे ही कैंसिल आउट करूंगा, फाइनली मेरे पास में 6 टाइम डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 होगा। इसका अंदर डी स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, माने डी की दो वैल्यू 2 और -2 दोनों होगी। ओके, लेकिन मैं डी को माइनस में नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि मैंने तो बढ़ते हिसाब से सोची। इसका मतलब मेरे पास में डी की वैल्यू 2 ही लेनी चाहिए। एग्जैक्टली इसका मतलब मेरे पास अगर डी की वैल्यू 2 है तो क्वेश्चन ने पूछा है साइड्स क्या क्या है, तो मेरे हिसाब से साइड्स हैं 6, 8, 10 और स्मॉलेस्ट कौन है साहब? स्मॉलेस्ट इज 6। हाँ, ये तो फिजिबल है। एग्जैक्टली, और मैं यही बात आपको कह रहा था। इसका मतलब ये क्वेश्चन डूएबल था और करने योग्य था। आज के दिन पे हम लोगों से इतने ही क्वेश्चन आज के दिन पे मैं कर रहा हूं। अगली बार हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को और बढ़ाएंगे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ाएंगे। आज पहला सेशन था, अगली बार आप भी अपने अलजेब्रा के पीवाईक्यूज करके रखिएगा और मेरे साथ क्वेश्चंस को मिलाने की कोशिश कीजिएगा और मुझे जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप मुझसे पहले कर पाते हैं या मैं आपसे पहले कर पाता हूं, है ना। तो चलिए साहब, अब आगे बढ़ता हूं अगले लेक्चर के लिए। आप दोबारा से मिलता हूं, तब तक वापस अपनी उसी भावना के साथ में माता पिता को खूब सम्मान करना है, उनसे खूब सम्मान पाना है, भाई बहनों से घटनाओं जब चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है। सफलता अपने साथ थी, साथ है, साथ रहेगी। जय हिंद साहब।